नमस्कार। डीपी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक ऐसी विजय है जो कम से कम भारत की इंटरनल इंडस्ट्री को बदलेगी। उसमें राजनीति बहुत बदलाव पर नहीं आएगी, लेकिन पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से निशाना बना, उसके आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया और उसकी वर्षों से एक जो ब्लैकमेलिंग की ताकत थी उसको जीरो कर दिया गया। वो लेकिन किस तरह से नैरेटिव की ताकत होती है ये आपको वहां जाकर और उसकी अंदरूनी राजनीति को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्या बदला? पाकिस्तान में पूरी राजनीति अब बदलती दिख रही है। वो देश एक और नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां ये तो जरूर हुआ है कि जब वहां मिलिट्री का इंस्टॉलेशन हारा है तो वहाँ जो जिस तरह से नागरिक सरकारें हैं वो वापस आई। चाहे आप जिया के बाद देखें, चाहे आप उस 1971 की हार के बाद देखें, 1965 के बाद ज़रूर जो चेंज हुआ था वो मिलिट्री हैंड ओवर ही हुआ था। यानी अयूब खान ने याहिया खान को बना दिया था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। तो ये एक बड़ा चेंज ज़रूर आया था। लेकिन अब ये अभी जो है एक बड़ी मीटिंग हुई जो सैन्य प्रशासकों के बीच में और मिलिट्री के जो बड़े टॉप ऑफिसर्स और नेताओं के बीच में हुई है। जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या सत्ता में जो शामिल है उन सब के बीच में एक बहुत अहम मीटिंग हुई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि असीम मुनीर को अब राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो ये पहला मौका होगा। अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें, वहाँ सेना का सत्ता में आना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वहाँ आज तक कोई भी सरकार 5 साल पूरा नागरिक शासन एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो नहीं कर पाई है। ये वहाँ का इतिहास है। भारत के साथ आज़ाद हुआ, बल्कि अपने आप को 14 अगस्त को आज़ाद कहने वाला पाकिस्तान अभी तक भी नागरिक जो वहाँ का लोकतंत्र है उसको एक भी तरीके से कोई ठोस आधार नहीं दे पाया। तो आज फिर जब हम लोग इस पर आखिर असीम मुनीर के होने से क्या हो सकता है इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सुबह ही सुबह आज छांगुर बाबा के उस पर आखिरकार ईडी ने सर्चेस शुरू कर दी हैं। अलग अलग जगह पर हुई हैं, वो काफ़ी बड़ी सर्चेस हैं। और उन सर्चेस के बाद ये पता चलेगा, क्योंकि वो 100 करोड़ का जो ट्रांजैक्शंस है वो कागजों में यानी ऑन रिकॉर्ड दिख रहा है। हालांकि उनके भेजने वाले लोगों के कहाँ से वो पैसा आया, उस पैसे का सोर्स क्या था, इस सब को जानना जांच एजेंसियों का सबसे बड़ा सिरदर्द और सबसे प्राइम सस्पेक्ट है। तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और आप सब लोगों को मैं कहूँगा धीरेन्द्र डायलॉग पर 12 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं, जिस पर हम अपराध से रिलेटेड तमाम जो अपने शो हैं उस पर करते हैं। तो आप धीरेन्द्र डायलॉग पर जुड़ें ताकि 12 बजे इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैंने खबर के अपडेट पर आपको बताया है कि आज ईडी की सर्चेज चल रही हैं छांगुर बाबा के उस पूरे साम्राज्य का, यानी छांगुर पीर या सूफी जो भी आप उसको कहना चाहें, उस पर पूरी तरह से इस वक्त चल रहा है। इसके साथ साथ हम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पर डिस्कस करेंगे कि टीपू सुल्तान गायब हो गया। यानी टीपू सुल्तान भी 8वीं की उन किताबों से, जो नई किताब आई है इतिहास की जिसको इस सेशन में लागू किया जा रहा है, वहाँ से टीपू सुल्तान गायब हो गया। टीपू सुल्तान को इस देश की ज़्यादातर आबादी, खासतौर से जो गैर मुस्लिम है या बहुसंख्यक हिंदू, सिर्फ संजय खान के बनाए गए उस टीपू सुल्तान से जानते हैं, जिसमें उसको मसीहा और देश का नायक बनाया गया था। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर और तमाम वो सारे विशेषण बताए गए थे जो उसके मारे गए निर्दोष और बेगुनाह हिंदुओं की चीखों पर बने थे। यानी हजारों हत्याएं करने के बाद, लाखों हत्याएं करने के बाद वो जो जिहादी सुल्तान जिसको होना चाहिए था, वो बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी का संरक्षक बनकर और ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो हिंदुस्तान की लड़ाई जो है लड़ रहा था। ये सबको मालूम है कि उसका हिंदुस्तान की लड़ाई से कोई रिश्ता नहीं था। वो एक काफिरों को खत्म करने के लिए जिस तरह की एक जिहादी सोच के साथ अपनी तलवार पर जो उसके लिखा हुआ था उस पर भी बातचीत करेंगे। ये एक बड़ी बात हुई। साथ ही साथ बिहार में चूंकि जिस तरह से अभी चुनाव होने हैं तो चिराग पासवान एक अलग ही रोशनी दे रहे हैं। उस रोशनी से कहीं एनडीए में अंधेरा ना हो जाए, इस पर भी बातचीत करेंगे। हालांकि मेरी नज़र में ये मुश्किल है कि चिराग इतना बड़ा अब कोई वो लेंगे रिस्क। लेकिन चिराग की जीत जो है, कई बार कहते हैं कि जीत आपको ज़्यादा नशा दे देती है और वो आपको सही गलत का अंतर भी भुला देती है। तो एनडीए के अंदर जो हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ
बी टीम के तौर पर ठुकराए गए ओवैसी के बाद अब मुकेश सहनी के भी जाने की लगता है वो आ गई है, घड़ी आ गई है और वो भी उस संगठन से, इंडी गठबंधन से गायब हो सकते हैं। लेकिन इनका क्या अर्थ होगा, इनका डाटा क्या कहता है, कितने % वोट थे और क्यों तेजस्वी इस समय जीत के विश्वास से भरे हुए दिखते हैं अपने आप, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो ये बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसा इतिहास में नहीं दिखता है कि किसी सेवारत जनरल को सीधे राष्ट्रपति बनाया हो। पाकिस्तान में गैर तख्ता पलट के माध्यम से सैनिकों का, सैन्य प्रमुखों का राष्ट्रपति बनना ये एक पहली घटना होगी, क्योंकि सैन्य प्रमुख वहाँ तख्ता पलट से ज़रूर बने हैं। बिना किसी तख्ता पलट के, स्पष्ट तख्ता पलट के बिना कोई राष्ट्रपति नहीं बना है। हम उनको आपको बताते हैं। जैसे शुरुआत आप कर सकते हैं कि अय्यूब खान ने 1958 में पहली बार मार्शल लॉ लगाया और उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। याहिया खान जब 1965 का वार हारा और उसने कोशिश की कि वो अपने आप को रिटेन कर सके, अय्यूब खान ने वो याहिया खान ने, उसने फिर अय्यूब खान ने याहिया खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। ये पूरी दुनिया में एक अलग अनुभव होगा। मतलब आप अगर इतिहास के पन्नों में जाकर झांकने की कोशिश करें तो देखेंगे कि किस तरह से एक फिर जो मार्शल जिसने लॉ लगाया हुआ था और जो एक सैन्य प्रमुख था, उसने सत्ता किसी लोकतांत्रिक संस्था को नहीं दी, उसने एक और सेना के जनरल को सत्ता दे दी। तो ये याहिया खान हुआ और याहिया खान आपको मालूम है बुरी तरह वॉर में हार हुई और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। उसके बाद फिर भुट्टो की ताकत बढ़ने लगी और भुट्टो अपने आप को एक इस तरह से, और उस युद्ध में ये मानना पड़ेगा कि भुट्टो ने कम से कम कूटनीतिक तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी को मात दी, अपने सैनिक क्रिया कराए और अपने आप को कोई भी नुकसान उस युद्ध के बाद का नहीं होने दिया और एक एटम बम बनाने की तरफ उसने पाकिस्तान को ले जाकर खड़ा कर दिया। उसको हिंदुस्तान के सोशलिस्ट बहुत बड़ा नायक मानते रहे और हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के लिए वो वहाँ का लोकतंत्र का प्रतीक था। उसको, उसके बच्चों को इस देश में बहुत बड़े नायक के तौर पर स्थापित किया गया। यानी हिंदुस्तान को अगर सबसे बड़ी चोट आप देखें तो किसी सेनाध्यक्ष से भी ज्यादा बड़ी चोट न केवल हिंदुस्तान को बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप को अगर उसकी दी गई आग है तो ये सबसे बड़ी आग भुट्टो की है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही 1973 के बाद जो एक, पहले तो परमाणु बम, आपको याद होगा कि हम घास फूस खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने 1000 साल तक की जंग लड़ेंगे। तीसरा, पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक जो है ये, और जो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, इसकी नींव रखने में, इसके अलावा कादियानी को गैर मुस्लिम घोषित करने में, ये सब एक लोकतंत्र की खूबी है पाकिस्तान की, वो बता रहा हूँ। हम लोग तो खैर आज असीम मुनीर पर ही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब ये हुआ तो उन्होंने जिया उल हक को कई, मतलब जो वरीयता क्रम होता है उसमें 5वें नंबर पर उन्होंने जिया उल हक को चुना। उनको लगा ये आराई है, अराकानी है, ये क्या करेगा, इसका बहुत बड़ा पंजाबी और उस तरह से नहीं है और ये जो है उनके लिए एक बहुत ही गाय की तरह साबित होगा, यानी कि बहुत ही साधारण होगा। लेकिन उसी जिया उल हक ने 1977 में जुल्फिकार उल्लू का तख्ता पलट दिया और उसको फांसी का फंदे पे लटका दिया। उसके बाद उसके बाद फिर आपने देखा चुनाव हुए, एक डेथ हुई, वो उसकी वहाँ एक हवाई दुर्घटना में मौत हुई। उस पर लेकर हजारों कहानियाँ, आज तक उसके जांच कमीशन की रिपोर्ट से कुछ निकला नहीं है। परवेज मुशर्रफ 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके बाद में खुद को राष्ट्रपति बन बैठा। इन सभी में सेना प्रमुखों ने सत्ता संभाली लेकिन तख्ता पलट के बाद संभाली, जो एक कॉमन बात है। लेकिन असीम मुनीर जो है वो एक अलग किस्म की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। वो ये चाहता है कि बिना किसी तख्ता पलट के वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति बन जाए और प्रधानमंत्री का पद फिर औपचारिक हो जाए। यानी जो लोकतंत्र का जो थोड़ा बहुत हाइब्रिड मॉडल इसको कहा जाता है पाकिस्तान में, सत्ता का हाइब्रिड मॉडल, यानी वास्तविक तौर पर सेना अपने हाथ में सत्ता रखती है लेकिन चेहरे के तौर पर वो किसी नेताओं को रखती है। इसी तरह उन्होंने इमरान खान को छाटा था। जब इमरान खान के पर निकलने लगे, यानी जो कहावत है थी चूटी के पर निकले, तो उन्होंने उसको मसल दिया और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को जिता दिया। अब वो चाहते हैं कि डायरेक्ट सत्ता, और ये देखिए नैरेटिव की ताकत क्या होती है। पूरे युद्ध में भारत ने बहुत मार्के की कामयाबी हासिल की, अपने टारगेट हासिल किए, लेकिन विपक्ष के हमले, और ये खैर इसी वजह से शायद इस देश का लोकतंत्र अभी भी है, और तमाम लोगों ने उस पर सवाल भी उठाए, बहुत सारे लोगों ने, जबकि भारत सरकार के जो लक्ष्य थे वो पूरी तरह साफ दिख रहे हैं कि वो हासिल हुए।
फिर भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान जो बुरी तरह परास्त हुआ, जिसने गिड़गिड़ा के वो मांगी, लेकिन नैरेटिव ने असीम मुनीर को एक ऐसा योद्धा बना दिया जिसने पाकिस्तान को इतनी बड़ी जीत दिलाई और 71 की हार के मोह से मुक्त किया, कारगिल की असफलता से अलग कर दिया। ये असीम मुनीर का पाकिस्तान के अंदर इस वक्त का जलजला है। अगर आप वहाँ की यूट्यूब चैनल्स को जाते हैं या आप वहाँ के चैनल्स को अगर किसी तरह से मॉनिटर कर पाएँ तो आप ये देखेंगे असीम मुनीर वहाँ अब सत्ता से बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि उसने भारत को हरा दिया है, भारत को उसने बुरी तरह परास्त किया है। और ये बात वहाँ के मीडिया में आपको हर समय दिखाई देगी। तो अब इसका अगर ये बनता है तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और अनियंत्रित शक्ति है, यानी पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोई स्थिति नहीं। असीम मुनीर जब से ट्रंप के साथ लंच करके आया व्हाइट हाउस में, तब से पाकिस्तान के अंदर वो एक महाबली की इमेज में आ चुका, जिसको सीधे अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त है। चूंकि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, यही तीन पाकिस्तान कहे जाते थे। बहुत सारे राइटर्स हैं, चाहे हुसैन हक्कानी हो, चाहे बहुत सारे अलग अलग राइटर्स आप देखेंगे तो उसमें यही एक नैरेटिव चलता है कि पाकिस्तान में अल्लाह का शासन चलता है, अल्लाह की मर्जी चलती है, आर्मी का शासन होता है और अमेरिका का आशीर्वाद होता है। तो ये सब आपको पाकिस्तान के बनने की जेनेसिस से लेके अब तक की है। तो अब उनका क्या है, वो भारत के खिलाफ नहीं, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो एक जो हिंदू आबादी है उसके खिलाफ नफरत से भरा हुआ एक मौलाना है, जिसको कुरान शरीफ याद है, हिफ्ज है, और वो रियासत तैयबा की बात करता है। यानी वो युद्ध से ज़्यादा युद्ध के लिए एक कारण जो खोजता है वो जिहाद बड़ा कारण है। हालांकि आप पाकिस्तान की आर्मी पर मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो तमाम पुराने वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैं देखता हूँ, हैरानी होती है वैसे मुझे कि कई बार डिटेल्स को लोग वो रेफरेंस जो हैं वो इन्हीं बुक्स में से हैं। किसी एक मेरे आप ही में से एक फैन ने मेल भेजा, मेल में आया था कि क्या ये किताबें जो हैं पढ़ी हुई हैं, तो ये किताबें पढ़ने के लिए हैं और लाइब्रेरी ही है मेरी। तो उसके बाद जो है ये बड़ी चिंता मानी जा रही कि सैन्य नेता कभी भी लचीले, हालांकि भारत के साथ बड़ा अजीब सी बात यह है कि ज़्यादा बेहतर रिश्ते उसी समय रहे और कई अच्छे रिश्ते रहे उस दौरान जब वो सैन्य प्रशासक थे, और फिर बाद में वो उलट के, दरअसल वो उनको डायरेक्ट बातचीत करके वो समझौते करने में, लेने और देने में यकीन रखते हैं। जबकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप आती है, लोकतांत्रिक लीडरशिप आती है, वो सिर्फ जिहाद के अंदर दिल में भरे हुए है, लेकिन बाहर से जुबान पर कुछ और बोल के आती है। लिहाजा उसके साथ भारतीय जो भले ही हम लोग कहते रहे जाकर मोमबत्तियां जलाते रहे अमन की आशा में यहाँ के लोग, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक नेताओं को मुझे लगता है हर बार वो धोखा देने में कामयाब हुए हैं। अब चूंकि भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परमाणु हथियारों के कमांड और कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से सेना पे अभी भी ये माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिसमें आप देखते हैं कि अमेरिका के कंट्रोल में है या वहाँ के लोगों का वो लोग एक स्टे रखते हैं वहाँ, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनेगा और वापस आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक कमांड कंट्रोल उसके हाथ में होने की बात है। 2006-07 के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु बमों में और उसमें काफ़ी इजाफा किया है, साथ ही साथ उसको गिराने की ताकत भी बढ़ी है। चाइना जो अब तक उसको सेकंड थर्ड ग्रेड के हथियार दिया करता था, अब अपने जो भी उन्नत हथियार हैं उनका एक्सपेरिमेंट वो उसी के यहाँ से कर सकता है। उसके लिए एक प्रयोगशाला बन चुकी है, जब तब वो भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल करता है। और इस युद्ध में तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत बुरी तरह से चीनी जो है हथियारों का पोल खुली है, लेकिन चीन ने उनको टेस्ट तो किया है, ये तो मानना पड़ेगा, और उसमें रहा। आतंकवाद तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जितने शिविर आप दिखते हैं, जितने भी शिविर चलते हैं, ये सारे शिविर पाकिस्तान की सेना के ट्रोल में होते हैं। लेकिन क्या ये कोई मिलिट्री का जनरल इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि इतनी बड़ी उसकी सेना की जो है सारी पोल उसके सामने, तो खैर साफ होगी ना स्थिति कि उसके घर पर भी अटैक कर सकता था हिंदुस्तान चाहता तो,
हिंदुस्तान की मिसाइल उसका घर कभी भी भेज सकती थी। ऐसे में वो इस तरह की कोई करेगा तो मुझे लगता है ये देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या। अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहुत गंभीर चर्चा है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे वहां असीम मुनीर बन सकता है। और जो भारत की रुकी हुई प्रक्रिया है बातचीत की, इसमें ये माना जा रहा है कि ये और कमजोर पड़ेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से उसके रिश्ते बनने या बिगड़ सकते हैं। ईरान के साथ भले ही वो कुछ भी करने की कोशिश करे, लेकिन अफगानिस्तान के साथ इसलिए बिगड़ सकते हैं क्योंकि वो इस तरह का हल सेना से निकालने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है इसको अगर हम लोग गौर करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो दिखाई नहीं देता। और पाकिस्तान जो एक संसदीय लोकतंत्र था, यहाँ उसको अब एक समानांतर जो सरकार मानी जा रही थी वो कंप्लीट सरकार बताती है, सैन्य मामले हैं। और आयशा सिद्दीका जो है उनकी सबसे बड़ी, मतलब अगर पाकिस्तानी फौज के लिए सबसे बेहतर उनके काम रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी इनकॉर्पोरेशन के तौर पर उनकी लिखी गई किताब जो 2007 में शायद आई थी, उस पर भी अगर आप गौर करते हैं तो उन्होंने लिखा था कि सेना की संस्थागत ताकत इतनी मजबूत है कि अपने हितों के खिलाफ जाने वाले किसी भी नागरिक सरकार को कमजोर कर सकती है, हटा सकती है। और ये अदृश्य हाथ अब पूरा सीधे तौर पर हाथ के तौर पर हम लोग उसको देख सकते हैं। आर्थिक तौर पर मैं अगर उसमें ये कहूँ कि हाइब्रिड रिजीम का जो है ये पर्दाफाश हो गया। पहले चुनाव में हेरफेर, न्यायाधीशों को प्रभावित करना, मीडिया को नियंत्रित करना, नागरिक आवाज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में करना, ये इनकी एक बड़ी वो थी। और इमरान खान का उदय ही इस हाइब्रिड मॉडल को साफ करने के लिए काफ़ी था। इमरान खान ने कोशिश किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो नागरिक संस्थाएं हैं इनकी बची कुची स्वायत्ता या उसकी बात है वो भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये एक बड़ी चीज़ है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये होता है तो भारत को काफ़ी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम में भारत आ सकता है, ये माना जा सकता है, यानी भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप का अब वरासत है। और ऐसे नेता जब सत्ता में होते हैं, खासतौर से जो सेना के प्रमुख होते हैं, पाकिस्तान का चूँकि हम तो पाकिस्तान की हिस्ट्री से समझ सकते हैं या बांग्लादेश की हिस्ट्री को भी आप गौर से देख सकते हैं, वहाँ भी एक बड़ा कदम हुआ है जहाँ अवामी लीग को चुनाव आयोग ने पार्टी के उससे ही हटा दिया। यानी पूरी तरह से जो वहाँ सत्ता में इतने लंबे समय तक पार्टी थी वो अब एक पार्टी ही नहीं रही है। तो वो जिहादियों का जो एक बड़ा गैंग जो इस समय बांग्लादेश को चला रहा है वो, और ख़ासतौर से जो छात्र जिन्होंने एक पार्टी बनाई है, वो उस जिहाद की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। यानी वो लगे हुए हैं कि इस जिहाद को किस तरह से आम आदमी पर नाफिज कर दिया जाए। और जो पार्टी लोकतंत्र की या लोकतांत्रिक तरीके से बात कर, हालांकि बहुत ज़्यादा पिछली बार आवामी लीग ने अगर हम लोग देखें तो चुनाव में फजिंग किया था, इस तरह के बहुत आरोप थे और उसके सबूत भी थे, लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर गायब कर देना ये बताता है कि एक स्थिति खराब होती जा रही है। खैर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब वहाँ हो रही है, वो हो रही है कि जो लड़ाई इस समय जेडीयू में हो, जेडीयू ने साफ कह दिया। अब अगर देखें, इतने दिन से चिराग पासवान बार बार उसके कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपने आप को एनडीए में रखते हुए भी एनडीए से अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट जो उनका एक नारा था, वो सोच रहे हैं कि वो गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर लें। इस तरह की स्थिति पे अब वहाँ थोड़ा सा अब आपको तनाव दिखने लगेगा, क्योंकि जेडीयू के नेता और मंत्री महेश्वर हजारी ने साफ कहा है कि चिराग पासवान को गठबंधन के में रहना है तो रहें, नहीं या नहीं ये खुलकर बताएं। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जेडीयू में इस तरह के बयान जारी करने के लिए नीतीश कुमार भी कई बार सलाह देते हैं। तो ये बात अगर नीतीश कुमार को होती है तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी जो है अपने व्यक्तिगत ईगो में कई बार पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है चिराग पासवान की एक बड़ी राजनीति हो, लेकिन वहाँ जो है धर्म और वो माफ़ कीजिएगा जो सहयोगी धर्म है वो निभाते हुए अभी नहीं दिख रहे। उन्होंने फिर कहा था कि जो है बिहार में जो बढ़ रही है उस पर अरुण भारती ने कहा कि राष्ट्र के लिए आप धृतराष्ट्र नहीं बन सकते, यानी हमले जो हैं सीधे तौर पर हैं। हालांकि इस समय जो चल रहा है वो तो बड़ा सुंदर, वहाँ पोस्टर वार शुरू हो गई है, गद्दी पर हम बैठे या नेताजी, है ना, नियम सेम रहेगा जंगल राज। ये एक बड़ा वीडियो है, अगर वो फोटो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें
कुर्सी के एक तरफ यानी बिहार की जो कुर्सी है उसके एक तरफ लालू खड़े हैं, एक तरफ तेजस्वी, और बीच में वही रखा हुआ है उनकी लालटेन कुर्सी के। और उन्होंने कहा कि भाई आरजेडी की गद्दी जो है जंगल राज रहेगा, ये बीजेपी और या एनडीए की है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस ने एनडीए पर आरोप लगाया कि हमारा बिहार में पूरा सिस्टम डूबा है भ्रष्टाचार में, सुनो मोदी के चुनाव आयोग, अगर कटा एक भी योग्य मतदाता का नाम होगा भीषण संग्राम। इसमें जो है मंत्री पैसे खाते हुए दिख रहे हैं मतदाता पूर्ण। कहा पर्चे पूरे भरे नहीं पर काट देंगे 35 लाख नाम। ये वो 35 लाख है जिनका हम लोग डिस्कस कर चुके और पूरा डिटेल के साथ दे चुके। अगर हम ये कहें कि राजद ने भाजपा को भ्रष्ट कहा तो जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी को पीआर ढोंगी कहा है। ये अब शुरू हो गया, यानी बिहार के चुनाव की गर्मी अब आपको फील हो रही है। हालांकि अभी जो संसद 21 से शुरू होगा, ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस पूरे सत्र में आप देखेंगे बिहार को लेकर ही सारी चीज़ें होंगी। ऑपरेशन सिंदूर या सब चीज़ों पर बहुत डिस्कशन होगा, वो बिहार को लेकर होगा। दरअसल बिहार में अभी, और उधर दूसरी तरफ जो साहनी है वो उसकी तरफ से हैं, उनको कहें कि ये मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के इंडी गठबंधन में, उन्होंने कहा वो 60 सीटों पर लड़ेंगे और जीत के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इस पर प्रेमचंद मिश्रा ने कांग्रेस के कि सहनी का बयान प्रीमैच्योर है और इसमें जो तेजस्वी है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। तो अभी वहाँ कुछ सेटल नहीं हो रहा अगर हम लोग बिहार का देखें, और ये होता है क्रूसिबल में जो है अलग अलग एक्शंस चल रहे हैं इस समय। और अब आप देखें AIMIM पूरी तरह हताश हो गया क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उसको बीजेपी की बी टीम कहा। मुझे लगता है कि ओवैसी को ये बहुत दिनों बाद इस तरह का करारा वार मिला होगा, खासतौर से उस सेकुलर झंडे के नीचे जिसको वो अपने आप को उसका नायकों में देख रहे थे। तो अभी देखना होगा उनका क्या है। लेकिन अगर हम इसको देखें कि चिराग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं और इसको ये माना जा रहा है कि वो बंटवारे को नए सिरे से कराना चाहते हैं, इस प्रेशर को करें। अगर हम लोग ये समझते हैं कि आखिर एलजेपी की ताकत क्या है। दरअसल एलजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव जब लड़ी थी तब रामविलास पासवान नेतृत्व में थे लोक जनशक्ति पार्टी, तो एनडीए का हिस्सा थी, सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी उसका गठबंधन का स्ट्राइक रेट 100% था। चिराग पासवान हाजीपुर से जीते थे। उसके बाद आया था 2020 का चुनाव जिसको हम लोग विधानसभा चुनाव कहते हैं। तो चिराग पासवान जो है उस समय पासवान नहीं रहे, रामविलास पासवान नहीं थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग हो गए क्योंकि उनकी लड़ाई ये थी। चिराग पासवान उस वक्त भी भयानक तरीके से विरोध में थे नीतीश कुमार के और उन्होंने पार्टी से अलग होकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे पे चुनाव लड़ा और जेडीयू के खिलाफ उन्होंने कहीं मार दिए और कैंडिडेट उतारे और सिर्फ एक सीट जीती। यानी उनका जो सीट जीतने का वो था, उनके पास सीट एक सिर्फ आई मटिहानी और वो हराने में कितने में कामयाब हुए, लगभग दर्जन भर सीटें उन्होंने जो जनता दल यू है उसको हराने में कामयाबी, क्योंकि उनके सारे कैंडिडेट उनके खिलाफ लड़े थे। इसमें चुनाव में बहुमत तो मिला लेकिन पार्टियों का जो एक स्ट्रक्चर है वो बदल गया, क्योंकि अगर हम उसको देखें लोक जनशक्ति पार्टी को 5.66% वोट मिला, जो एक बहुत बड़ा वोट होता है जब क्लोज निट फैसला चल रहा। और बहुत दिनों बाद आरजेडी लगभग 75 सीटों के साथ थी, यानी सबसे बड़ी सीटें अगर आई थी तो उसके पास आई थी, ये एक बड़ी बात थी। अब अगर हम लोग देखें फिर 2024 का इलेक्शन देखते हैं। 2024 में जो लोक जनशक्ति को एनडीए के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ा और 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी पे जीत हासिल की, यानी चिराग पासवान ने हाजीपुर से बड़ी जीत हासिल की, बाकी उसके, यानी ये 100% पूरी तरह सफलता थी। तो ये चिराग पासवान का वो जो मिलन है, जो वो 5 से 6% 7% का वोट है, वो उसके लिए तो इंटैक्ट होता ही है। जहां चिराग पासवान खड़े होते हैं वो बाकी तमाम चीजें उसके साथ बहुत जेल करती हैं। जो बीजेपी और एनडीए का वोटर है वो उसके साथ जेल करके उसको जीत की तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो विरोध करते हैं तो जीत तो नहीं पाते लेकिन हराने में कामयाब होते हैं। और आज के इस युग की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति वही होती है कि आप हमको जिताएं या ना जिताएं, लेकिन अगर आप हराते हैं तो हमको आप पर गौर करना होगा। लोक जनशक्ति का वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है, अगर उसमें बढ़ता है तो मुझे लगता है कि बड़ी दिक्कत आ सकती है वोटों का दोहराव करने का। अब ये बात बड़ी तौर पर मानववैज्ञानिक भी होती है और वो उसका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कि अगर जो है ये करें, वो अगर ये करते हैं कि
अलग होते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये अलग होने की नहीं, ये सीटों को बढ़ाने की कवायद है और ये तेजस्वी को शायद एक विपक्षी खेमे को आप कई बार क्या होता है कि एक अंदाज से एक दांव से वो करते हैं। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि लोकसभा का बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस बार बिहार का चुनाव इसलिए बहुत वो टक्कर का हो रहा है क्योंकि 2019 में जब 40 सीटें थी लोकसभा की, मतलब अभी भी उतनी है, तो 19 के चुनाव में एनडीए को 39 सीट मिली थी 40 में से, यानी, और बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, 24% वोट शेयर था। और भारतीय जनता जो जनता दल यूनाइटेड था उसको 16 सीटें मिली थी और 22% उसका मतलब 22 पॉइंट समथिंग था। और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीट मिली थी, वोट शेयर 8% था। तो एनडीए ने कुल मिला के उस वक्त 54% से ज्यादा का वोट शेयर हासिल किया था। जब ये वापस आए, अब इसमें देखें, जब महागठबंधन को सीटें मिली थी उस समय आरजेडी को 0 सीट मिली थी, वोट बैंक उसका 15% था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वोट बैंक उसका 7% से मतलब 7.858 कह सकते हैं। और भारतीय लोक समता पार्टी जो जुड़ी थी उसका कुछ नहीं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एचएएम जो इस बार इसमें है वो उस समय था। कुल मिला के उनको 31% वोट मिला था और 2019 में एकदम सफाया कर दिया था। अगर हम उसकी बात करें 2023 विधानसभा की, तो जो पार्टियों का माफ कीजिएगा 2020 की, तो उसमें अगर आप देखेंगे एनडीए का जो मैंने आपको कहा कि वहां किस तरह का बदलाव हो गया था, तो उसमें देखेंगे कि कुल सीटें मिली थी 125, बहुमत के लिए 122 चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें मिली थी और 19.46 था। जनता दल यूनाइटेड को 43 सीट मिली थी, शेयर था 15.40। और वीआईपी पार्टी थी, इसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा था, इनको दोनों को 4-4 मिली और 37.9% वोट मिला था। गठबंधन को 110 सीट मिली थी, जिसमें आरजेडी को 75 सीट मिली थी, जो मैं कहा कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभर के आई थी। वोट शेयर भी उसका सबसे ज्यादा था, यानी बीजेपी और जेडीयू से अलग उसका वोट शेयर था अगर हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस समय सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर आई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 सीट मिली थी और ये तमाम सीटें उनको भी कुल मिला के 2020 में 37.9% गठबंधन को वोट मिला था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट है। और अब अगर हम इसको, चूंकि उस समय एनडीए से अलग थी एलजेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 सीट पे जीत मिली थी और 5.66 वोट मिला था और इसने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन जो है वो भी 5 सीटें जीती थी और 1.25, इसीलिए बहुत ज्यादा उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं तेजस्वी। उनको मालूम है कि ये जो है, अब अगर हम लोग 2024 में जो 40 सीटें थी उनको देख लेते हैं, क्योंकि वही लास्ट इलेक्शन जिसको हम अब इससे कंपेयर करेंगे। 2024 में तो उसमें एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला, लेकिन सीटें घट गई। 40 में से इस बार 30 सीटें आई, पिछली बार उनके पास 39 सीटें थी, यानी बहुत एक्सट्रीम तरीके से सफाया था। और अब देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली, यानी ये पिछली बार से 5 सीटें कम हुई। वोट शेयर बढ़ गया, ये वोट शेयर 20.52 आया और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली, यानी 4 सीटें कम हुई। इनका वोट बैंक था 18.52 और जनता दल यू चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी में आई थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 6.47 वोट मिला। चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए का हिस्सा हो गई थी और सभी 5 सीटों को जो मैं बता रहा हूं, और 1 सीट आपको मालूम है जीतन राम मांझी ने जीती थी। तो इसके बाद हम लोग कुल मिला के 45% वोट इस समय भी मिला था, जबकि एनडी गठबंधन को अगर देखते हैं तो 40% का वोट था और कम्युनिस्ट पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी, वोट शेयर 2.9 था। और 1 सीट पर पप्पू यादव पूर्णिया में कांग्रेस के साथ बंटवारे को मतभेद के बाद निर्दलीय जीता था। तो अगर हम देखते हैं कि ये अंतर जरूर है, 2019 में 1 सीट और 2024 में 9 सीटें लेकर। वोट शेयर में आरजेडी का वोट शेयर 2024 में लगभग 22.14 हुआ, जो सब पार्टियों में सबसे ज्यादा था। यहां तक कि बीजेपी का भी वोट बैंक उसके सामने नहीं था। तो चिराग पासवान एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट का वो है। अब देखते हैं, मुझे ये लगता है कि उनका बहुत ज्यादा इसमें रुचि नहीं होगी कि वो किसी तरह से इस पर पार्टी से अलग होकर अपनी पहले जैसी स्थिति रखें। लेकिन
ये एक बड़ी चीज़। अब हम वापस चलते हैं अपने तीसरी स्टोरी की तरफ, क्योंकि बड़ा हो रहा है वीडियो और 12 बजे हम लोगों को उस पर भी जाना है अपने दूसरे वीडियो करने के लिए। तो टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास का एक ऐसा विवादास्पद है। विवादास्पद उसको इसलिए कह रहे हैं, ये वर्ड भी थोड़ा सा मुझे लगता है लाइट वर्ड है जो उसके लिए दिया गया है, वरना तो एक तरह का जिहादी मानसिकता का शख्स है जो पूरे तौर पर इतिहास में एक ब्लैक कैरेक्टर है, लेकिन उसको सबसे वाइट और एक इतना सफ़ेद कबूतर बना के पेश किया गया कि सब लोगों ने उसको यही मान लिया। अभी उसको हटा दिया गया किताबों से, वरना तो उसको आपको दिखेगा, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे देखना होगा वो, कि उसको शायद संविधान के उन फोटोज़ में भी शायद उसका नाम दिया गया था। तो टीपू सुल्तान एक ऐसा मेलकोटे में, चूंकि मैंने वो चुनाव कवर किए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मेलकोटे में गया था और उस परिवार के एक शख्स से मिला जो लोग वो नहीं मनाते हैं, आज भी वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती। ये मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। टीपू सुल्तान के आदेश पे 800 आयंगर ब्राह्मणों को जलाकर फांसी चढ़ाकर मार दिया गया था। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया था। उन्होंने बाकायदा कुछ कागज भी मुझे सबूत के तौर पे दिए थे, फोटो स्टेट के। वो मैंने एक डिटेल्ड स्टोरी की थी चुनाव के वक्त, मैं उस समय घूम रहा था, उस समय मैसूर के आसपास। तो इस गांव में मैं स्पेशली गया, बल्कि उस पीढ़ी के जो शख्स थे उनसे मैंने बातचीत की थी। आज भी वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती, आप मेलकोटे जाकर मिल सकते हैं, उन सबको देख सकते हैं। वहाँ 200 सालों से अब तक दिवाली नहीं मनाई गई है, ये कहा जाता है। और इतिहास की किताब में ये बात थी नहीं, ये बाद में धीरे धीरे जब सोशल मीडिया आया तो ये कहानी आनी शुरू हुई। उसके बाद तमाम चैनल वहां पहुंचे। इसके बावजूद टीपू सुल्तान एनसीईआरटी की किताबों में एक सहिष्णु और हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला शासक रहा। इससे सबसे ज्यादा जो चीज छिपाई गई, ये विक्रम संवत की एक बहुत ही खूबसूरत किताब टीपू सुल्तान पर, जो बहुत ही बड़ी रिसर्च के साथ है। वो मैं आपको इसी में मेरे पास उसमें से मैं रेफरेंस देता, लेकिन आज चूंकि एक वो अलग से एक स्टोरी जब हम करते हैं तब होता है। अभी हम लोग खबर पर बात करें तो टीपू सुल्तान ने मालाबार पर, जो केरल के तटीय हिस्से को, जहां आज सबसे ज्यादा मुस्लिम जो हिस्से हैं वो सब मालाबार ही है, और जो याद होगा 1921 में जिस तरह से जो नरसंहार हुआ था वो मालाबार में ही हुआ था, जिसको हिंदुस्तान की किताबों में आज़ादी की लड़ाई, वो जो खिलाफत वाले में जिन्होंने हजारों औरतों के साथ रेप किए थे, कत्ल किए थे, उनको ब्रेस्ट काट के उस तरह जो भी आप सोच सकते हैं वो सब किया था, और पुरुषों का तो नरसंहार ही कर दिया था। वो सब भी इसी जिहाद की वजह से हुआ था, और इसका कहीं ना कहीं बीज आपको टीपू सुल्तान के साथ मिल ही जाएगा। अब ये है, टीपू सुल्तान ने 7000 ब्राह्मणों सहित कई हिंदू परिवारों पर अत्याचार किए थे। टीपू सुल्तान ने मालाबार में 2000 ब्राह्मणों का कत्ल कराया, सैकड़ों हजारों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया। मालाबार में 1 लाख से अधिक हिंदू और 70,000 से अधिक ईसाइयों का जबरन धर्मांतरण किया गया और उनको गोमांस खाने पर मजबूर किया गया था। ये आपको रिकॉर्ड्स में, बाकायदा क्रिश्चियंस रिकॉर्ड में बहुत मिलता था। और वहाँ उस समय पूरे जो हिंदू थे ज़्यादातर लोग भागकर जंगलों में चले गए। उनकी किताब पर, उसका तलवार पर क्या लिखा था? टीपू सुल्तान की तलवार पर फारसी में एक इबारत खुदी हुई थी। ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कि मेरी विजय तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। मतलब वो, उसने, टीपू सुल्तान ने एक बार कहा जाता है, ये भी उसका एक रेफरेंस है कि वह पूरी दुनिया की दौलत मिलने पर भी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने से खुद को नहीं रोकेंगे। कुछ लोगों ने तो उसको दक्षिण का औरंगजेब कहा, जो लाखों लोगों का धर्मांतरण कराने वाला और बड़ी संख्या में मंदिरों को ढहाने वाला है। और अगर हम लोग उसकी बहुत सारी बातें जो इसके खिलाफ उसको करती हैं, जबकि लोग ये नहीं देखते कि मंदिर को अगर दिया गया तो वो रिकॉर्ड क्या कहता है। मंदिरों को दान का ये रिकॉर्ड बताता है, कुछ को दिया, जैसे मेलकोटे मंदिर में सोने चांदी के बर्तन दिए, ये टीपू ने भेंट किए थे, लेकिन उसको कोई चीज नहीं मानते कि ये इसका कोई लेना देना था, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी के साथ अपना ये काम करता था। और उसके लोग कहते हैं 82 से 99 के बीच में जागीर के मंदिरों को 34 दान किए। युद्ध के समय जब आपको जरूरत होती है, क्योंकि उसके मंत्री को लेकर सबसे बड़ा किया जाता, पूर्णिया या उसके जो मंत्री है कि साहब वो उसके साथ रहा। ये बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि जो युद्ध कर रहे होंगे, अगर उस वक्त महाराणा प्रताप अगर युद्ध कर रहे थे तो उनका भाई उनके अकबर के साथ था, तो ऐसा नहीं, मानसिंह अकबर के साथ था, तो वो नेचुरल नहीं माना जा सकता। और इसीलिए इन सबको ये कहा जाता है हिंदू बहुमत में थे, ये कहा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये किताब से जो हटाने का फैसला लिया गया है, ये तो एक बेहतर फैसला है। हालांकि उसको, उसके तमाम इन
सबके साथ अगर पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि बताया जाए कि ये खालिक जो है कितनी पन्नों पर लिखी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक बड़ी, मुझे लगता है कि बड़ी दिलचस्प है। और मैं फिर कहूँगा कि इस तरह का इतिहास का जो एक हत्यारे और आक्रमणकारियों को, उनको हत्यारों के तौर पर ही दिखाया जाना चाहिए, उनको रेपिस्टों के तौर पर ही दिखाया जाना चाहिए। ये कहना कि जैसे उसमें अंग्रेजों का भी हटाया, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आज के लिए अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है, आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही हम लोग धीरेन्द्र डायलॉग पर 12 बजे क्राइम के लिए लाइव करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप उस वक्त वहाँ ज़रूर हों और उसको सब्सक्राइब करें। ऐसा मेरा अनुरोध है। नमस्कार।